गुड इवनिंग बच्चों, मैं राजेश कुमार आप सबों के बीच फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बीच लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने परीक्षा की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश का परिभाषा आप लोग जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हम लोग जो है ऑप्शंस देखिए, धारा का, ऊर्जा का, शक्ति का, ये इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रकाश गमन कैसे करता है? तो आप लोगों को मालूम है कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। तो ऑप्शन देखिए, वक्र रेखा। वक्र का मतलब होता है टेढ़ी रेखा। ठीक है, वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ी रेखा। इस तरह से सीधी रेखा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। गोलीय रेखा, क्या प्रकाश ऐसे गोल गमन करता है? गलत, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश हमेशा कैसे रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होता है वो निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह जो है सबसे ज्यादा स्पीड जो है प्रकाश की निर्वात में होती है। तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो आप लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़े होंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें जब किसी चमकीले सतह से टकराती है और पुनः वह उसी दिशा में लौट जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो उसी दिशा में लौट रही है तो क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखिए, 3 × 10⁻7 kg/सेकेंड, 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में ये सुधार कर लेंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो आंसर बी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो सी के साथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? सबसे प्रकाश की चाल जो है सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले जो है वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रोमर। ऑप्शन नंबर सी, रोमर के साथ जाएंगे तो सी। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे पहले जो है रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं? तो प्रकाश जो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए के साथ जाएंगे, अनुप्रस्थ तरंग। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु का खुद का प्रकाश हो। ठीक है, तो ऑप्शन है अदीप्त, प्रदीप्त, दोनों इनमें से कोई नहीं। अदीप्त, अदीप्त का मतलब क्या होगा? जो दीप्त ना हो, जो दीप्त ना हो मतलब कि जो जलता ना हो। तो जो जब जल ही नहीं रहा है तो बात यह है कि अपना प्रकाश कहां से होगा? प्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, जो प्रकाश को निकालता हो। तो प्रदीप्त का मतलब वही हो गया, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रदीप्त। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कर, मतलब कि अपना प्रकाश, अभी जस्ट मैंने कहा कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं हो, नहीं और लग जाना चाहिए, अदीप्त हो जाना चाहिए, अदीप्त। देखिए आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग, अदीप्त के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे किरण पुंज, वे किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ मिल जाती है, एक साथ जमा होती है, एक साथ चलती है, तो उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? मतलब किसी, मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है या ओ है, यहां से प्रकाश निकल रहा है और विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, तो हम लोग इस प्रकाश को कहेंगे अपसारी किरण पुंज। कौन सा? अपसारी। तो यहां पे देखिए ऑप्शन क्या है, समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, इनमें से सभी। तो जब प्रकाश जो है किसी बिंदु से निकलकर फैल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? जो अलग अलग दिशाओं से आए, इधर से भी आए, उधर से भी आए, और एक जगह पर जमा हो जाए। मतलब इस दिशा से आया, इस दिशा से आया, इस दिशा से आया, इस दिशा से आया, इस दिशा से, सभी एक बिंदु पर जमा हो जाए। जब सभी एक बिंदु पर जमा हो जाता है तो अर्थात इसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स की भाषा में अभिसरित होना। तो अभिसरित से बन गया अभिसारी किरण पुंज। तो यहां देखिए अभिसारी किरण पुंज है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पर जमा होती है तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग फास्ट फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है, बहुत सारे चैप्टर की तैयारी करनी है, तो तेजी से हम लोग चलेंगे और सभी बच्चे गौर से इसे देखेंगे, है ना, समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बात देखिए, समानांतर ही आ गया, यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है समानांतर। तो यहां देखिए समानांतर कहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में देखिए समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये सभी। तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन से ही हिंट्स मिल रहा है, तो चलेंगे समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज है क्या? कि सभी किरणें जो है एक दूसरे के पैरेलल होती है, जिसके लंबवत दूरी हमेशा बराबर हो। तो ये हो गया आपका समानांतर किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो प्रकाश का परावर्तन का नियम हम लोग पढ़े हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अपवर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, विचलन कोण के। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है? यदि कोई चमकीला सतह है और प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशा से आती है तो ये आपतित किरण हो गई और यह चमकीले सतह से टकराकर फिर लौट जाती है। तो ये आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण। इसमें हम लोग अभिलंब डालते हैं, ये नॉर्मल है अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण होता है आपतन कोण, इसको एंगल आई से डिनोट करेंगे। फिर ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण जो है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग एंगल आर बोलते हैं। तो जब भी ऐसी बात आए तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा कोण आई, इसको इसको जो है हम लोग
इस एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा? तो अभी जस्ट मैंने बताया, इसके पहला जस्ट क्वेश्चन था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई एंगल आर के बराबर। तो आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो आपतन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री है, तो आई की जगह पे आप रख दीजिए 60 डिग्री। तो आर का मान क्या हो गया? तो हम लोग देखते हैं कि आर का भी मान कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि श्वेत प्रकाश मतलब सफेद प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। भिव ग्योर आप लोग जानते होंगे। भिव ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सभी जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को हम लोग जो है बड़ा करके देखते हैं, किसकी सहायता से? तो ऑप्शन जाते हैं दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो है दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तु को देखते हैं। जो खगोलीय पिंड नजर आती है उसको हम लोग दूरदर्शी की सहायता से देखते हैं। लेकिन छोटे से छोटे सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो वह यंत्र क्या हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता है। अभी जस्ट मैंने कहा दूर की वस्तुओं को दूरदर्शी की सहायता से, छोटी से छोटी चीजों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो देखिए यहां दूरदर्शी आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 18, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला हो, परावर्तक का मतलब क्या होता है? परावर्तक का मतलब वह होता है कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण के जिस भाग से टकरा करके लौटती है उसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। तो कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला हो। तो देखिए उत्तल दर्पण, ये इसका ध्रुव हो गया, इसकी फोकस अंदर की ओर होगी। तो इसका देखिए जब भी प्रकाश की किरण आएगा तो चमकीले सतह से टकराएगा। तो देखिए इसका जो परावर्तक सतह ये उठा हुआ है, ये हिस्सा। तो इसलिए हम इसका आंसर किसके साथ जाएंगे? तो उत्तल दर्पण के साथ जाएंगे, कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। ठीक है, तो उत्तल दर्पण बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हो। अब चलिए धसा हुआ किसका होता है? तो देखते हैं, बनाते हैं हम लोग अवतल दर्पण।
ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष, इस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, ये फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो देखिए इस पीछे वाला ये उठा हुआ भाग है, इसको मैंने पॉलिश कर दिया है, रज्जित कर दिया है। तो हिस्सा कौन सा बचा? ये अंदर वाला भाग जो है ये चमकीला है। तो प्रकाश की किरण चमकीले सतह की ओर आएगी, तो इसका परावर्तक सतह देखिए इस तरह से धंसा हुआ है। तो धंसा हुआ, तो ये तो पूछ रहा है कि किसका धंसा हुआ होता है। तो हम लोग आंसर क्या देंगे? अवतल दर्पण। क्या आंसर हो जाएगा? अवतल दर्पण। सही बच्चे, इस पर विशेष ध्यान देंगे क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? तो अभी मैंने जस्ट बोला कि अंदर की ओर किसका धंसा होता है, तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहेंगे? अब परावर्तक सतह ही समतल है, देख लीजिए। तो जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल हो, प्लेन हो, उसको प्लेन मिरर कहते हैं, ये समतल दर्पण कहते हैं। तो आंसर जो है क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, समतल हो, तो वो क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा? किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा, ठीक है, छोटा और सीधा, तो छोटा और सीधा कौन बनाएगा? तो छोटा और सीधा उत्तल दर्पण में बनता है। सीधा कब बनेगा? जब आभासी प्रतिबिंब हो, और छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है, जैसे हम लोग देखते हैं, इस भाग को पॉलिश कर दिया गया है, अंदर की सतह को, ये उत्तल दर्पण है, चमकीला सतह है, ये ध्रुव, ये फोकस। जब प्रकाश की किरणें आती है, मान के चलिए ध्रुव और अनंत के बीच यहाँ वस्तु रखी हुई है, तो प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगी, वो टकरा करके क्या हो जाती है? लौट जाती है। और एक होता है यहाँ पे जानते हैं सी, वक्रता केंद्र। तो एक जो है सीधी रेखा जो आएगी, वो सीधे क्या से गुजर जाएगी? सी से। और दूसरा किससे गुजरेगा? ये मानचित्र आभासी रूप से ये जा रहा है। तो यहाँ पर जो कट होगा, ये जो कट होगा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए ये वास्तविक वस्तु है, और लेकिन यह जो है आभासी रूप से यहाँ पे कट रहा है। तो ये ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा सीधा और छोटा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सीधा और छोटा जो है प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे बाइक का जो साइड मिरर होता है, उसमें आप चेहरा अपना देखिएगा तो पूरा आपका दर्पण छोटा सा ही होता है, लेकिन उसमें आपका चेहरा पूरा दिखाई देगा। यदि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उस दर्पण में देखेंगे ट्रक कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका पूरा प्रतिबिंब जो है उसमें दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। अभी जस्ट चर्चा की कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में क्या लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में क्या लगा रहेगा? उत्तल दर्पण। साइड मिरर है ना, जब हम लोग सामने देख करके चलाते हैं तो साइड में लगा होता है, उसमें अपना कभी बाल उल भी झाड़ लेते हैं, देख लेते हैं चेहरा कैसा है ना। तो उत्तल दर्पण। चिकित्सा के क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अब आ गया क्वेश्चन कि चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे नाक का या कान का या दांत का हम लोग इलाज कराने के लिए यदि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अब कान कितना छोटा सा जगह होता है, लेकिन उसको देखने के लिए कोई बड़ा यंत्र की आवश्यकता होगी, कोई बड़ा दर्पण का आवश्यकता होगा। तो जो छोटा चीज को क्या दिखाए? बड़ा। तो छोटा चीज को बड़ा दिखाने का शक्ति किसके पास है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है? किसी भी वस्तु का यदि छोटा हो तो उसे बड़ा दिखा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए जो है किसी वस्तु को क्या करता है अवतल दर्पण में हम किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दांत के क्षेत्र में, नाक का क्षेत्र में, मतलब नाक का डॉक्टर कोई हो तो बहुत ही सूक्ष्म जगह होती है नाक में, कान में, तो उसको देखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, डॉक्टर प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने के लिए या हजामती दर्पण? तो हजामती दर्पण में क्या होता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कि हमारा जो दाढ़ी है, बाल है, केस है, वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे, साफ साफ अच्छे से दाढ़ी बन सके। इसके लिए जो है क्या करते हैं लोग, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कि हमारा चेहरा पर साफ साफ जो है अच्छे ढंग से दाढ़ी बन सके, मतलब एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए, है ना। अभी मैंने जस्ट बोला कि अवतल दर्पण क्या करेगा, कोई भी छोटा चीज का बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो छोटा चीज का बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी की हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, अब देखिए हेडलाइट, हेडलाइट जो है गाड़ी के आगे में होता है, तो वह क्या करेगा हेडलाइट में, वह अवतल दर्पण का इसमें उपयोग किया जाता है। दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण की लंबाई को द्वारक बोलते हैं। जैसे ये दर्पण है, इसको रचित कर दिया, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है इसको बोलते हैं द्वारक। द्वारक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरता है उसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, मान के चलिए हमने अवतल दर्पण बना लिया, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो हमसे क्या पूछा? वक्रता केंद्र। देखिए ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये ध्रुव हो गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच कौन होता है? फोकस। तो ये इसको हम लोग हटा देंगे। तो फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, द्वारक। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, फोकस। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो याद रखना होगा, और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। आप लोग आरेख बनाए होंगे, यदि यह अवतल दर्पण है, यह ध्रुव है, यह फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत मतलब बहुत दूर हो, तो बहुत दूर है तो उस वस्तु की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि वो साइज क्या है। तो दूर से आते हुए प्रकाश की किरणें जो है प्रधान अक्ष के समांतर आती है। तो परावर्तन के बाद यह सभी किरणें फोकस से गुजरेगी। सभी किरणें जो है फोकस से गुजरती है। तो कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बहुत दूर हो, ध्यान में रखेंगे कि अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, यदि फोकस पर वस्तु हो तो उल्टा अनंत पे बनेगा। ध्यान देंगे, यदि वस्तु अनंत पे हो मतलब बहुत दूर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और उल्टा फोकस पर ही वस्तु को रख दिया जाए तो कहां बनेगा? तो हम कहेंगे कि अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर है तो कहां बनेगा? फोकस पे। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, हाँ डी नंबर में ऑप्शन है, कहता है ध्रुव पर, फोकस पे, अनंत पे, वक्रता केंद्र पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा किसी भी वस्तु का छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा और सीधा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा और छोटा, उल्टा और छोटा, सीधा और बड़ा, उल्टा और बड़ा। तो अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, ठीक है, किसी वस्तु का छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। कौन सा होगा? उल्टा और छोटा, सीधा और बड़ा, उल्टा और बड़ा। तो उल्टा बनता है और बड़ा बनता है, ऑप्शन नंबर डी। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? यदि मिल रही है, वास्तव में कट रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यदि मिलती हुई प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है, तो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे कहते हैं, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम, देखिए फिर आगे मालूम पड़ती है, मतलब मालूम पड़ती है, आभासी हो रही है, काल्पनिक है, तो कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ध्यान रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब, फिर वही बात आ गई, काल्पनिक हमेशा क्या बनेगा? सीधा। वास्तविक क्या बनेगा? उल्टा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है? हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? कहता उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो याद रखेंगे, चूंकि हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अभी मैंने जस्ट कहा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। देखिए वैसे क्वेश्चन है तो धनात्मक, ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है दर्पण सूत्र, एक होता है लेंस सूत्र। तो दर्पण सूत्र में क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आप देखिए किसमें ऑप्शन दिख रहा है आपको? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि ये कहता क्या है। पर्दे पर वही प्रतिबिंब उतारा जा सकता है जो वास्तविक हो। यदि आभासी प्रतिबिंब होगा तो वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या समतल, तो समतल दर्पण में तो हम लोग जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन है, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ, नहीं। नेक्स्ट, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में
बड़ा प्रतिबिंब। देखिए समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण का क्या कॉन्सेप्ट करता है कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के साइज के बराबर बनेगा। जैसे वस्तु 5 सेंटीमीटर का तो 5 सेंटीमीटर का बनेगा, यदि कोई पेड़ 10 मीटर का है तो 10 मीटर का बनेगा। तो ये तो बराबर बनाता है, हमसे पूछ रहा है बड़ा। उत्तल दर्पण, अभी मैंने गाड़ी मोटर का उदाहरण दिया कि साइड मिरर में, तो साइड मिरर में कोई कितना बड़ा वस्तु हो उसका हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी जो है उत्तल दर्पण का नहीं होगा। तो अवतल दर्पण के साथ हम लोग चलेंगे। अवतल दर्पण क्या करता है, छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं, है ना। नेक्स्ट, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? तो वास्तविक प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में बनता है, तो पहले हम लोग इसको काट देंगे। कहता वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, इसका मतलब आभासी बनेगा। तो आभासी किस में बनेगा, समतल में। समतल तथा अवतल गलत, सभी दर्पणों में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? देखिए आप लोग प्रूफ भी किए होंगे। एफ इक्वल टू R/2। फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी के बारे में पूछ रहा है। एफ, आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू 32 रख दीजिए, डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड हो गया 16 बार में, तो 16 सेंटीमीटर। और मैंने कहा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। तो यहां पर जो है प्लस होगा। देखिए प्लस भी है माइनस भी है, तो हड़बड़ में गलती एग्जाम में नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्लस 16 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो अभी मैंने जस्ट बताया कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो F इक्वल टू R/2। F इक्वल टू R/2। यह ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ये डिवाइड में है, 2 डिवाइड में है, भाग में है, इधर जा क्या जा गुना में। तो R इक्वल टू क्या हो सकता है, 2F भी लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन कहीं है क्या, R इक्वल टू 2F है, F इक्वल टू R/2 है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या बताता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण। किस दर्पण में केवल किस दर्पण में केवल जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। समतल दर्पण आभासी बनाएगा, अवतल नहीं बनाएगा। उत्तल ये भी आभासी बनाएगा, तो देखिए ए भी बनाएगा बी भी बनाएगा, देखिए यहाँ डी नंबर। तो समतल तथा उत्तल दोनों जो है क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल में भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल में भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी, वास्तविक, वास्तविक सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी। देखिए हो गया, समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के साइज के बराबर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F इक्वल टू R/2 आधी होती है।
तो फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, आधी होती है। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। एक उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, सीधा और वस्तु से छोटा। वास्तविक गलत, उत्तल दर्पण में तो वास्तविक बनेगा नहीं। काल्पनिक और हरासित, हरासित का मतलब छोटा होता है, ह्रास हो जाना, कमी आ जाना, उसका साइज घट जाना। काल्पनिक और छोटा ही समझेंगे इसको। काल्पनिक और आवर्धित, देखिए काल्पनिक दोनों जगह है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी के साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए काल्पनिक तो ठीक है, लेकिन आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, मतलब वस्तु से साइज से बड़ा। लेकिन तो उत्तल दर्पण तो वैसा नहीं बनाता है, छोटा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलें। ईंट है, आप लोग ईंट तो देखे ही होंगे। पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और पारदर्शी पदार्थ कोई नहीं। तो ईंट से प्रकाश गुजर तो नहीं सकती, दीवार के आर पार तुम देख नहीं सकते। तो ये क्या हो गया आपका, ओ पारदर्शी। ऑप्शन नंबर सी। सगयुग्मी फोकस संभव है। सगयुग्मी फोकस, सयुग्मी का मतलब क्या होता है, युग मतलब जोड़ा, समान जोड़े वाले फोकस किसमें संभव है, तो केवल अवतल दर्पण में। एक उत्तल का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो अब डायरेक्ट पूछ दिया, एफ दिया हुआ है, फोकस दी हुई है, फोकस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है आर। आर इक्वल टू क्या होता है, 2f। एफ क्या है, 20 है सेंटीमीटर। तो 20 दूनी क्या हो गया, 40, 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपको कहता है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण क्या होगा। तो सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, हमेशा सीधा और छोटा। किसके सामने बनेगा, सीधा और छोटा, उत्तल दर्पण में। समतल में दर्पण में तो वस्तु के साइज के बराबर ना होता है, तो ये तो नहीं होगा। अवतल दर्पण में तो बड़ा होता है, वास्तविक होता है। तो सीधा और छोटा बनेगा उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, अभी जस्ट यही बात की चर्चा हमने किया कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा बनाएगा। कहता है ये प्रतिबिंब बनाता कहाँ है, तो ये प्रतिबिंब जो है अभी मैंने जस्ट बताया था कि यह प्रतिबिंब जो बनाएगा वो ध्रुव और फोकस के बीच बनाता है, सी। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करें, हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं जब प्रकाश जो है उस पर टकरा करके लौटती है और हमारे आंखों पर पड़ती है, उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनता है, जिस कारण से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो अवशोषित कर लेता है, परावर्तित करे, अपवर्तित करे, तो आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तित। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रकाश एक है, तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया था, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु किस स्थिति में हो, कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए क्या बोला, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, आभासी कब बनता है, एक ही कंडीशन में तो बनता है, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण में ये प्रधान अक्ष हो गए, ये ध्रुव हो गए, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु को जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगी और टकराने के बाद यह जो है फोकस से जाती है, और दूसरी किरण जो है पहले यहाँ जाएगी, फिर टकराने के बाद जो है रिफ्लेक्ट होगी और फिर वह सी से जाएगी।
तो यह दोनों किरणें जो है ना पैरेलल है बल्कि एक दूसरे से दूर जाएगी, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, काल्पनिक रूप से पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर ले जाते हैं आभासी रूप से। तो यहां देखिए यह वस्तु का साइज इतना सा था, लेकिन वस्तु देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बना। तो कहता है वस्तु से बड़ा पाया गया, आभासी है तो यह आभासी प्रतिबिंब। याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अवतल दर्पण में। तो दर्पण के पीछे बना, सीधा बना और वस्तु से बड़ा बना। कहाँ पे रखने पे, ध्रुव और फोकस के बीच जब रखते हैं, तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यह क्वेश्चन बराबर रिपीट हो रहा है कि उत्तल दर्पण हमेशा किसी भी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो हमेशा सीधा बनाता है, सही बात है। हमेशा उल्टा तो गलत हो गया, सीधा और उल्टा भी गलत है, हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण निकल जाता है, मतलब गुजर जाता है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार कर जाए, गुजर जाए, निकल जाए, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पारभासी है, अपारदर्शी है, छाया है, पारदर्शी, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, जिस सतह से टकराकर, ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहां से हम पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्वेश्चन यही समाप्त होता है। 62 क्वेश्चन आप मैं आपके बीच लेकर आया था। आपको यदि अच्छा लगे हमारा यह जो क्वेश्चन 62 क्वेश्चन जो मैंने लाया प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, कि और भी आगे जो है चैप्टर नंबर 1 से था, आगे हम लोग फिर जो है चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके बीच ला सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह वीडियो जो है देखिए और पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।